Two arbitrary plane are perpendicular to each other. Two arbitrary plane are perpendicular to each other if 30 degree and 60 degree is the respective apparent angle of dip, then find true angle of dip. Then find true angle of dip. Then find true angle of dip. आ गया? cot square phi equal to cot square 30 plus cot square 60. cot 30 रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 1 बाई 3. 9 प्लस 1 10 बाई 3. cot phi की वैल्यू रूट 10 बाई 3. phi इक्वल टू cot इनवर्स रूट 10 बाई 3. लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन, नीचे लिखना, व्हेन एनी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन external magnetic field, when paramagnetic or ferromagnetic substance present in external magnetic field, then magnetic properties induced in substance, then magnetic properties induced in substance, this phenomena is called magnetization. This phenomena is called magnetization. This phenomena is called magnetization, and intensity of magnetization is the magnetic moment per unit volume of substance. Intensity of magnetization is magnetic moment per unit volume of substance. Magnetic moment per unit volume of substance. तो intensity of magnetization को I से डिनोट करते हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. इसी को अपन लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ. तो कोई बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये हो गई इसकी लेंथ. तो यहाँ से लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा. तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. दोनों में से आपको जो भी यूज़ करना पड़े कभी कभी वो यूज़ करेंगे. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका यूनिट की अगर बात करूँगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है करंट इंटू एरिया, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे में वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब. तो ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर क्यूब, तो कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बच जाएगा नीचे. तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर. डायमेंशन AL-1. इसी तरीके से एक और टर्म होता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसको H से डिनोट करते हैं. ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होता है. इसका फॉर्मूला था B/μ0. मतलब परमिबिलिटी से जब डिवाइड कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को
यह है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जब परमिबिलिटी से डिवाइड करते तो जो टर्म आता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का होता है, मतलब आई और एच का यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं। तो ये दोनों बातें आप लिख लीजिए। नेक्स्ट बात लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to magnetic intensity applied across the material. Intensity of magnetization is directly proportional to magnetic intensity applied across material. Applied across material. इसका मतलब ये हुआ कि I प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को कहते हैं सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि आई और एच दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम है, इसलिए जो एक्स है सस्केप्टिबिलिटी वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। जो सस्केप्टिबिलिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है किस प्रकार से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एक्चुअली में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए सस्केप्टिबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बाई टी। सी जो है वो क्यूरी कांस्टेंट है, क्यूरी कांस्टेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इसकी जो डेटा है वो छोटा होता है, स्मॉल, लेकिन पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड स्मॉल। जो वैल्यू होती है वो होती है, बताओ किसी को याद है? टेन टू द पावर -3 से लेकर के 10 टू द पावर -5, ये इसकी वैल्यू का रेंज है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये भी मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक थोड़ा कम करता है, ये थोड़ा ज़्यादा करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसके लिए सस्केप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है सी बाई टी माइनस टी सी। सी को क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, टी सी को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ सस्केप्टिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो सस्केप्टिबिलिटी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, लार्ज। डेटा होता है 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 5, 1000 से 1 लाख के बीच में। और जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। अगर कोई फील्ड यहाँ आ भी रहा है तो उसे वैसे दूर कर देगा, वो रिपेल करेगा। इसके लिए जो सस्केप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव होती है, लेकिन छोटा होता है। ये होता है -10 टू द पावर -3 से -10 टू द पावर -5 तक। चलो इतनी बातें लिख डालें अब नीचे। हो गया। टेम्परेचर के बढ़ाने से सस्केप्टिबिलिटी कम होती है और इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का लॉस होता है। ये बातें भी लिख डालेंगे आप। हो गया।
अब किसी भी सब्सटेंस को समझो, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो सब्सटेंस के अंदर धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाएगी, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो जो बाद में जो टोटल वैल्यू ऑफ फील्ड होगी वो एक्चुअली में एक्सटर्नल भी होगा और जो हमारा डेवलप हुआ वो भी होगा, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो अगली पॉइंट ऐसे लिखेंगे, इफ सब्सटेंस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन आफ्टर सम टाइम total magnetic intensity inside the substance is total magnetic intensity inside the substance is equal to sum of external magnetic intensity and intensity of magnetization developed किसी सब्सटेंस को अगर हमने एक्सटर्नल इसमें रख दें तो धीरे धीरे यहाँ पर आई डेवलप्ड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी B/μ0 वो एक्चुअली में I और H का सम होगा। तो यहाँ से B की जो वैल्यू आएगी हो जाएगा μ0 इंटू I प्लस H। इसे लिख देंगे μ0 इंटू I को लिख देते हैं सब्सक्रिप्टिबिलिटी इंटू H, I इक्वल टू X इंटू H प्लस H, यहाँ से H कॉमन हो जाएगा, ये हो गया μ0 इंटू 1 प्लस सब्सक्रिप्टिबिलिटी इंटू H। यहाँ पर जो सब्सक्रिप्टिबिलिटी है वो 1 प्लस सब्सक्रिप्टिबिलिटी, उसे μr कहते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो B इक्वल टू हो गया μ0 इंटू μr इंटू H, इसी को म्यू कहते हैं मिला करके, तो म्यू इंटू H, तो यहाँ से H इक्वल टू हो गया B/μ, यहाँ पर μr का मतलब हो गया 1 प्लस सब्सक्रिप्टिबिलिटी। इसी प्रकार से एप्सिलॉन r भी होता है, वो होता है 1 प्लस सब्सक्रिप्टिबिलिटी। बस यहाँ पर ये मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी है। सब्सक्रिप्टिबिलिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, इसलिए μr एप्सिलॉन r यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इसका यूज़ होता है स्पीड ऑफ लाइट में। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला वैक्यूम में होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम में, या फिर एयर में भी लगभग यही मान लेते हैं हम लोग। और किसी मीडियम में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो √μ0 इंटू μr इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। इसी को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू μr इंटू एप्सिलॉन r। और ये वाला टर्म को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कहते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय √μr इंटू एप्सिलॉन r। इस टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसीलिए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, जैसे म्यू कहते हैं। तो फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप अब ये सब पूरी बातें लिख दो, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो धीरे धीरे उसमें
जैसे जैसे एक्सटर्नल की वैल्यू हम डालेंगे उसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप होने से जो उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज आया उसे मैंने आई लिखा। तो जैसे जैसे हम एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई की वैल्यू बढ़ता जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के थोड़ा कर्व जैसा होता है। तो ऐसा ये कर्व जैसा बढ़ता जाएगा। एक समय के बाद जब उस सब्सटेंस की मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो कि पॉसिबल है वो अचीव हो जाए, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट। मतलब ऐसा समझो कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है उसमें अगर सबकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गया तो अब उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ नहीं सकता। तो जितनी मैक्सिमम आ सकती है, जैसे जैसे इसलिए एच बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा। तो शुरुआत में आई बहुत तेज़ी में बढ़ता है, फिर बाद में आई के बढ़ने का रफ्तार धीरे धीरे स्लो होना चालू हो जाता है, और एक समय के बाद फिर आई में ज़्यादा बदलाव नहीं होता। तो से बोलते हैं अब वो सेचुरेशन में पहुँच गया, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उसमें डेवलप होनी थी वो हो गई, इसलिए वो ग्राफ धीरे आगे जा करके कर्व जैसे कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि अपने मैक्सिमम सिचुएशन में पहुंच गया। एक बार ये मैक्सिमम सिचुएशन में पहुंच गया, जिसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर दी सब्सटेंस के अंदर। अब थोड़ी देर बाद मन हुआ कि नहीं इसे डीमैग्नेटाइज किया जाए। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए पहले जो फील्ड हमने डाले थे उस फील्ड का अपोजिट फील्ड डालेंगे, उल्टे डायरेक्शन का फील्ड डालेंगे। जो एच हमने डाले थे उसका अपोजिट एच जैसे ही डालेंगे तो धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वापस से कम होना चालू होगा। तो जो वैल्यू है मैक्सिमम उससे कम होना चालू होगा। तो देखा ऐसा गया है कि जितना हमने डाले हैं उतना ही वैल्यू वापस से उल्टे डायरेक्शन में डालने से वैल्यू जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ बच जाती है। मतलब ये कम होते होते मान लो यहाँ पहुँचा, कम होते होते यहाँ पहुँचा। कायदे से देखो तो इसी ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि उस ट्रैक को फॉलो नहीं किया, किसी और ट्रैक को फॉलो किया। कम तो हुआ बट उतना ही सेम अमाउंट ऑफ अपोजिट फील्ड डालने से वैल्यू जीरो नहीं हुआ। तो जितना फील्ड मतलब अपोजिट अमाउंट डाले हमने उसमें जीरो नहीं हुआ, तो जो बच गया पहले इतना था उसमें से इतना बच गया। तो ये जो टर्म जो बच गया इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। अगर इस पॉइंट को मैं ओ कह दूँ, इस पॉइंट को मान लो मैं पी कह देता हूँ, तो जो ओ पी है वो उतना प्रॉपर्टीज रिटेन रह गया उसके अंदर, इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी सब्सटेंस के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज रह ही गई, मतलब सब्सटेंस वापस पूरी तरीके से न्यूट्रल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अगर न्यूट्रल करना है तो अपोजिट वाले फील्ड को और कंटिन्यू रखेंगे उल्टे ही डायरेक्शन में, तो ये और थोड़ा कम होते 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 यहाँ तक पहुँचा। ये जो एक्स्ट्रा हमको देना पड़ा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम देता हूँ क्यू, ये जो एक्स्ट्रा हमको देना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा करके देना पड़ा, उससे क्या हुआ हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को एकदम जीरो कर पाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जीरो कर पाए। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको और अपोजिट डायरेक्शन वाला देना पड़ा उसे कहते हैं कोर्सिविटी। तो ये जो ओ क्यू है इसे कहा जाता है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी। अब हमने सोचे कि जिस डायरेक्शन हमने फील्ड डेवलप किए थे उसके उल्टा करके उसे वापस जीरो कर दिए। अब उल्टे डायरेक्शन में हमको फील्ड अगर डेवलप करना है तो उसी को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी नीचे की तरफ अब उल्टे डायरेक्शंस वाला आई उसमें डेवलप होगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा रहेगा, उसी तरफ पर ट्रैक उसी प्रकार से फॉलो होते होते एक समय के बाद कांस्टेंट होना चालू होगा। तब ये जो कांस्टेंट होना चालू हुआ मतलब यहाँ तक हमने अपोजिट डाले, कांस्टेंट होना चालू हुआ। फिर मान लीजिए अपने मैक्सिमम सिचुएशन में पहुँच गया, सेचुरेशन में अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा फील्ड के साथ। मतलब उल्टा फील्ड कहने का मतलब जिधर नॉर्थ था उधर साउथ हो गया, जिधर साउथ था उधर नॉर्थ हो गया। अब अगर इसको वापस से फिर से जीरो करना हो तो फिर से फील्ड के डायरेक्शन को बदलेंगे। तो फील्ड के डायरेक्शन को बदलेंगे तो ये वापस से ये डेटा जो अभी इतना ज़्यादा हो गया वो कम होना चालू होगा, मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसमें भी देखा गया कि ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ते बढ़ते जीरो पे नहीं जा करके उतना ही अमाउंट फिर से अपोजिट डायरेक्शन वाला देने से कुछ ना कुछ बच गया, इसको मैं एम कह देता हूँ। ये ओ एम भी जो है वो रिटेंटिविटी ही कहलाया, उल्टा वाला। ग्राफ में ये दोनों की लेंथ हमेशा बराबर रहेगी। फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये ग्राफ ऐसे बढ़ते बढ़ते वापस उस जगह में पहुंच गया। तो ये एक लूप जैसा बन गया। इस पॉइंट को एन कह देता हूँ। तो ये वाला और ये वाला लेंथ बराबर होंगे ग्राफ में, ये वाला और ये वाला लेंथ बराबर होंगे, तो इसे भी कहेंगे रिटेंटिविटी उल्टे डायरेक्शन का। ओ क्यू और ओ एन दोनों हो गए, ये हो गया कोर्सिविटी और ऊपर वाला हो गया रिटेंटिविटी। तो ये हो गया रिटेंटिविटी और ये हो गया
कोर्सिविटी। तो ये इस प्रकार से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने के बाद सब्सटेंस के अंदर लूप जनरेट हो गया। इस लूप को कहते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस लूप। इसमें इस प्रोसेस में सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में हमने जो बाहर से फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक बार मैग्नेटाइज करने के लिए फिर वापस से उसका उल्टा डायरेक्शन दे करके डीमैग्नेटाइज करने में, मतलब उस प्रोसेस में हम एनर्जी दे रहे हैं जो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वो एक्चुअली में इसके लूप के एरिया के बराबर होगा। इस पूरा प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होगा, जब भी आपको एनर्जी लॉस बोलेगा निकालने, तो वो इक्वल टू होता है एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप, जिस लूप का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, जिस लूप का एरिया कम होगा वहाँ एनर्जी लॉस कम होंगे। सिंपली एरिया निकालना है और उसके बराबर जो है लूप के एरिया के बराबर हम लॉस कह देंगे। एरिया निकालने के कॉन्सेप्ट जो है सवाल में दिए रहेंगे कि पर यूनिट एरिया की वैल्यू इतनी है, तो उसके बेसिक डेटा पे आप यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं। अब ये जो लूप है, एक लूप मैंने ऐसा बनाया और एक लूप दूसरा बनाता हूँ जिसमें मैं छोटा रखता हूँ रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी को। ये दूसरा लूप मैंने ऐसे बनाया। तो अब देखो ध्यान से इस दोनों डायग्राम को, तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड वाले में रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या है, कम है, और फर्स्ट वाले में रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी हाई है। तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में स्टील का डायग्राम है, ठीक है। स्टील का रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों क्या रहेंगे, हाई। रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी हाई होगा, और जब ये हाई होंगे तो एनर्जी लॉस भी हाई होगा कि लो होगा, एनर्जी लॉस भी हाई होगा। और जब इधर की बात करेंगे, ये एक्चुअली में सॉफ्ट आयरन का डायग्राम है, सॉफ्ट आयरन का डायग्राम। इसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी क्या है, कम है कि ज़्यादा, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी लो है, कम है। तो इसमें एनर्जी लॉस भी कम होंगे कि ज़्यादा, क्योंकि एरिया ऑफ लूप छोटा बनेगा, इसलिए एनर्जी लॉस भी कम होंगे, लो होंगे। तो जब हमको टेम्पररी मैग्नेट बनाना हो, मतलब एक ऐसा मैग्नेट जो जिसका काम तुरंत में है लेकिन कुछ समय के बाद हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वो मैग्नेट जल्दी से जल्दी बने जिसमें हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो, और ऐसे के लिए हम फेवर किसको करेंगे, सॉफ्ट आयरन को। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन का जो यूज है वो हम लोग करते हैं क्या बनाने के लिए, यूज करते हैं टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए, टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक प्रकार का टेम्पररी मैग्नेट ही है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी तक हमको काम में लेना है जब तक हमको काम है, तब तक हम उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखना चाहते हैं, उसके बाद ख़त्म भी हो जाए तो चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में जब हम लोग सोलेनॉइड बनाते थे, सोलेनॉइड की जब कॉइलिंग करते रहते थे, कॉइलिंग में एक कोर मटेरियल लगता है, तो वो कोर मटेरियल के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज बार बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस होती है और फिर जो है वो डीमैग्नेटाइज होती थी। ये दोनों प्रोसेस चलता है, उसमें भी हमको एनर्जी लॉस कम चाहिए। तो कोर मटेरियल के लिए कोर ऑफ सोलेनॉइड या फिर कोर ऑफ कॉइल, जो कि यूज़ होता है ट्रांसफार्मर में, तो इसे बोला जाता है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। कोर ऑफ कॉइल मतलब ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में इस सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और स्टील, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा लॉस करा करके भी हम लोग इसको उस जगह यूज़ करना पड़ेंगे जहाँ पर हमको ऐसे मैग्नेट बनाने की ज़रूरत है जिसकी प्रॉपर्टी सालों साल चले, हमने बनाए और 3-4 पीढ़ी आगे तक यूज हो। वैसे सालों साल चलने वाला जो मैग्नेट अगर चाहिए तो फिर हम लोग ये यूज़ करेंगे, स्टील यूज़ करेंगे। और सालों साल चलने वाले मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। मतलब इसे आप हार्ड मैग्नेट कह दो, यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इसी को हार्ड मैग्नेट भी कहते हैं, हार्ड मैग्नेट। ये सब बनाने में हम इसको यूज़ करते थे। आपको पूछा जाएगा स्टील कौन से पर्पस में यूज़ होते हैं और सॉफ्ट आयरन कौन से पर्पस में यूज़ होते थे। ये यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ देख करके आपको पता चलेगा कि रिटेंटिविटी लो है कि हाई है।
अगर रिटेंटिविटी हाई होगी तो उसकी कोर्सिविटी भी हाई होगी, रिटेंटिविटी लो होगी तो उसकी कोर्सिविटी भी लो होगी। तो जब दोनों लो होंगे तो लॉस कम होगा, जब दोनों हाई होंगे तो लॉस ज़्यादा होंगे। लिखते हैं इसके बारे में। when ferromagnetic substance undergo through magnetization and demagnetization, then it create a magnetic loop known as hysteresis loop. known as hysteresis loop लिखिए। फिर अब ये सब बातें लिख डाल।